फिर सुर्खियों में कमलनाथ। क्या कांग्रेस का है यह नया प्लान? यह सवाल अहम है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पीसीसी चीफ कमलनाथ सुर्खियों में बने हुए हैं। कमलनाथ अक्सर ऐसा कुछ कह जाते हैं जो सुर्खियों में आ जाता है। कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर भी वो चर्चा में है, लेकिन इन सब के बीच कुछ खबरें ऐसी सामने आई जिसमें कहा गया कि कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन खबरों के सामने आते ही एमपी का सियासी माहौल फिर गर्मा गया। बीजेपी से हमले तेज हुए तो कमलनाथ को खुद सामने आकर इस पर सफाई देनी पड़ी। मैंने ये कभी नहीं कहा। कल मैंने पत्रकारों का एक भोज दिया था, उन्होंने कहा कहां से ये बात चली। मेरे से कहते हैं सौंसर वाले कि आप छिंदवाड़ा जाके क्यों लड़ते हैं चुनाव। मैंने कहा क्योंकि जनता सोचेगी मेरी पहचान छिंदवाड़ा से है, वो सोचेगी मैंने छिंदवाड़ा से नहीं लड़ा, किसी ने सौंसर का नाम ही नहीं सुना होगा। सौंसर विधानसभा में मेरा गांव आता है। मैंने कहा मैं तय करूंगा मैं कहां से लड़ूंगा। ये बात कही, ये उस संदर्भ में थी। किसी ने मेरे से पूछा कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या आपके पहले कदम होंगे। मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री बनने की खोज में नहीं हूं, मैं मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करने की खोज में हूं। मेरा लक्ष्य मध्य प्रदेश का भविष्य है। मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी मध्य प्रदेश को, वो मेरा लक्ष्य है। कोई मुख्यमंत्री बनने का मेरा लक्ष्य नहीं है, पहले तो चुनाव जीतना है ना। कमलनाथ ने यह तो साफ कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ने वाली खबर पर बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। बीजेपी ने तो कांग्रेस की तुलना कोरोना तक से कर दी। दरअसल कांग्रेस का ये रोग भी कोरोना टाइप का रोग होता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आदरणीय कमलनाथ जी इससे बच पाएंगे। जैसे कोरोना अपना स्वरूप बदल देता था, उसका वेरिएंट बदल जाता था, ऐसे ही कांग्रेस में भी लोग बदल बदल के कमलनाथ जी पे अटैक कर रहे हैं और इसी सब से पीड़ित होकर, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर हो गया है, तो उन्होंने इसकी मना की होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह से कमलनाथ सुर्खियों में बने हुए हैं, उससे यह लगता है कि कांग्रेस की किसी रणनीति का यह हिस्सा हो सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो कैसे भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहे। कांग्रेस ये भी भलीभांति जानती है कि कमलनाथ के बयान पर बीजेपी जरूरी प्रतिक्रिया देगी, और शायद यही वजह है कि कमलनाथ ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके बाद एमपी की सियासत कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमने लगती है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या सुर्खियों में बने रहना कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है? सवाल नंबर 2, क्या कमलनाथ जानबूझकर इस तरह के बयान दे रहे हैं? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी की बयानबाजी कांग्रेस के प्लान के लिए फायदेमंद है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सुर्खियों वाली सियासत। एक पुरानी कहावत है, उसमें थोड़ा रद्दोबदल करें तो विवाद होगा तो क्या नाम ना होगा। ये भी राजनीति की एक रणनीति राजनेताओं की हो सकती है कि भले ही कुछ ऐसे बयान या ऐसे मसले सामने आएं, कई बार बीजेपी की तरफ से भी आप प्लान कर लेते हो कि हम ये कहेंगे तो उधर से ये बात आ जाएगी। बीजेपी भी कर सकती है इस तरह की प्लानिंग, लेकिन कमलनाथ जी बीते लंबे समय से मध्य प्रदेश की सियासत में किन्हीं मसलों, मुद्दों, विवादों, जो भी आप समझें, उनकी वजह से वो चर्चा में बराबर बने हुए हैं। और जाहिर तौर पर जब ऐसा कोई मसला उठता है तो फिर उन्हीं से पूछा जाता है कि साहब क्या सच्चाई है, कहा यह जा रहा है, फला नेता बीजेपी के ये कह रहे हैं आपके लिए, आप ही के पार्टी के नेता ये कह रहे हैं आपके लिए, तो फिर उनकी तरफ से जवाब आता है। कुल मिलाकर ये माना जा रहा है, राजनीतिक प्रेक्षक, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ये मानते हैं कि ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस चाहती है कि किन्हीं कारणों से उनके सबसे प्रमुख और दमदार नेता मीडिया की सुर्खियों में बने रहें। और बीच में तो कुछ ऐसा सिलसिला हुआ कि खुद बीजेपी ने अभियान चलाकर उनको लगातार सवाल पूछ कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिदिन कमलनाथ जी को लेकर जो सवाल पूछे गए, ये बात अक्सर कही जाती है कि कई बार आप एक रणनीति तो अपनाते हैं पॉजिटिव, लेकिन वो आपके प्रतिद्वंद्वी को फ़ायदा देती है। जैसा नरेंद्र मोदी जी को लेकर कहा जाता है कि कांग्रेस जितना कैंपेन उनके खिलाफ तैयार करने की कोशिश करती है, प्रधानमंत्री को उतनी ही मकबूलियत मिलती है, उतनी ही शोहरत मिल जाती है।
तो कहीं ऐसा कमलनाथ जी के लिए तो नहीं है कि वो भी ये देख रहे हैं कि जैसे मोदी जी के साथ है तो यहाँ भी किसी ना किसी रूप में चलते रहो, नाम तो होता ही रहेगा? ये हमारा सवाल है। हम नहीं कहते कि ये पूरा सच है या ऐसा ही होता है या ऐसा ही एक रणनीति का हिस्सा है, लेकिन ऐसा राजनीतिक प्रेक्षक, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स मानते हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन है। बहुत स्वागत है डॉक्टर वाजपेयी। अवनीश बुंदेला जी हैं, युवा काउंटर पार्ट हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। जय नागड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ रहेंगे। जय जी, कंट्रोवर्सी होगी तो क्या नाम ना होगा? ये अगर हम थोड़ी रद्दोबदल के साथ उस कहावत को देखें जो ये कहती है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, राजनीति में कई बार कंट्रोवर्सी आपको फ्रंट फोर पे लाके खड़ा कर देती है। कई बार अगर आपको लेकर बार बार आपको नाम लेकर आपके नाम के साथ मसले उछाले जाते हैं तो आपको जाने अनजाने में एक बड़ी पब्लिसिटी भी मिल जाती है। इज इट ट्रू या फिर ये एक शगुफा है सिर्फ? नहीं, मुझे लगता है कि इसको केवल राजनीति पे हम केंद्रित करके क्यों देखें। अभी आप ताजा तौर पे यदि इसको फिल्म में देखें तो पठान का जितना विरोध हुआ, वो फिल्म जिस तरह से हिट हुई है, जिस तरह का उसका कलेक्शन हुआ है, तो ये एक ऐसी चीज है जो हर एक उस पर एप्लीकेबल हो सकती है, मुझे लगता है। और राजनीति पर तो निश्चित रूप से आप चर्चा में रहते हैं और लोग आपकी चर्चा करते हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि विवाद या किसी भी तरह से सुर्खियों में बने रहने की एक तो आप मानते हैं? और जी। और जहां तक मैंने अरुण यादव जी का भी बयान बहुत ध्यान से सुना है और इवन कमलनाथ जी का भी, तो दोनों बयानों में जैसे अरुण यादव जी ने भी ये कहा, न तो उन्होंने ये कहा कि हम कमलनाथ जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ना उन्होंने ये कहा कि वो हमारे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे ऐसी बात है। उन्होंने प्रक्रिया की बात कही कि भाई प्रक्रिया इस तरह की होती है और इसके बाद में होता है और हमारे यहाँ सारा निर्णय अंततः हाईकमान से होता है। और मुझे लगता है कि यही बात शायद कमलनाथ जी के, क्योंकि अभी ओपनली प्रोजेक्ट करने वाली बात कहीं से आई नहीं है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में होगा, ये बात सभी स्वीकार कर रहे हैं। ये बात दिग्विजय सिंह जी ने भी कही है या अरुण यादव ने भी कही है, सभी ने की है। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ये थोड़ा सा बात अलग हो गई है। ये कांग्रेस की वही एक टिपिकल शरारत किस्म की एक बयानबाजी है जो बहुत ही गाइडेड तरीके से चलती रहती है, लेकिन उतनी मासूमियत भी अपने साथ रखती है कि हाँ, ये तो कांग्रेस की रीति नीति है, आप देख लें। आप देख लें, अतीत में भी ऐसा ही होता रहा है। ये कांग्रेस का एक खास स्टाइल है। चलिए, डॉक्टर हितेश वाजपेयी की तरफ मैं चलूँगा। डॉक्टर वाजपेयी, आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी पर जिस तरह से आप भी एक वरिष्ठ प्रतिद्वंदी होने के नाते भी आप निरंतर उनके बयानों को लेकर उस पर आपकी प्रतिक्रिया हम बराबर देखते रहते हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या ये सारी चीज़ें कमलनाथ जी पर जो केंद्रित हैं, बीजेपी का भी जो आलोचना का या हमले का जो तंत्र है, उससे कमलनाथ जी बेनिफिटेड हो रहे हैं या आप जो करना चाह रहे हैं, नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उसमें कामयाब हो रहे हैं? देखिए, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे चरण जी, तो इसलिए हमारी कामयाबी उनके नुकसान में नहीं है जी। लेकिन हाँ, यदि हम 2018 की तुलना में आज को देखें, 23 को, तो मैं ये पाता हूँ कि कांग्रेस एक फिर फैक्शनिज्म के दौर से गुजर रही है। खासतौर से पिछले महीने जो हमने ऑब्जर्व किया है और उसमें हमने देखा, जैसे मैं एक कार्यक्रम का जिक्र करता था, मैंने लिखा भी था, जीतू पटवारी जी से बातचीत हो रही थी और जीतू पटवारी जी, देखिए, जैसे भी नेता हों कांग्रेस में, वो एक लड़ाके नेता माने जाते हैं, युवा नेता माने जाते हैं, जो राहुल जी के भी करीब है। तो स्वाभाविक है, नई कार्यकारिणी में उनको कोई स्थान वगैरह भी नहीं मिला, तो उन्होंने पहले ही दे दिया कि मुझे तो राहुल जी ने बनाया, वही हटाएंगे, और इस प्रकार से एक पैरेलल होकर वो निकल गए। फिर दूसरी बात, जब उस कार्यक्रम में उनसे सवाल किए गए कि आप किसको देखते हैं, तो वो बार बार उन्होंने यही कहा कि साहब, आप ये सवाल कैलाश जी से क्यों नहीं पूछते, नरोत्तम जी से क्यों नहीं पूछते, मतलब घुमाते रहे, कांग्रेस पे नहीं बोले। तो हालांकि हमने उसको विनोद में यही निकाला कि भाई उनको संभावना ही नहीं लगती कि कांग्रेस की कभी बारी आएगी इस विषय पर निर्णय लेने की, लेकिन अंत तक उन्होंने कमलनाथ जी का नाम तक नहीं लिया। तब भी हमें ऐसा लगा कि शायद वो कन्नी काट रहे हैं या कुछ, देयर इज समथिंग। फिर उसके बाद हमने अरुण यादव जी को सुना और बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, क्या होता है राजनीति में, एक दल के अंदर सीधे सीधे नहीं कहा जाता, कोई भी दल हो,
मतलब मैं इसमें थोड़ा सा लीवरेज ले रहा हूँ कोई भी दल हो तो सीधे सीधे नहीं कहा जाता, तो स्वाभाविक है इस तरीके से बात को रखा जाता है कि वो तो बाद में फैसला होगा और ये सब बातें। फिर उसके बाद आप अजय सिंह जी को लीजिए, ये सब वो लोग हैं सर जो टीम में नदारत दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इनको अपनी पोजीशनिंग भी चाहिए है। और वही कमलनाथ जी का जो बयान कि नहीं मेरी कोई बहुत इच्छा नहीं है, या मैं विधानसभा बोल गए थे, फिर उनके सलाहकारों ने समझाया उनको कि भाई ऐसा नहीं बोला जाता है तो उन्होंने उस चीज़ को किया। और अंतिम बात जो इसका मुझे बैकग्राउंड दिखाई देता है शरद जी कि 5 साल का जो उदयपुर डिक्लेरेशन है एक पद पर रहने का, मुझे लगता है कि चूंकि उसका समय पूरा हो रहा है या हो गया है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो उस वजह से भी एक दबाव दिल्ली के ऊपर है कि कांग्रेस को चुनाव से पहले एक नया अध्यक्ष दिया जावे रेगुलर। तो ये भी इसको आप डिस्काउंट मत करिएगा, क्योंकि उदयपुर डिक्लेरेशन के हिसाब से पार्टी चलने का प्रयास कर रही है, खड़गे जी की नियुक्ति भी उसी के तहत हुई है, तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके तहत नियुक्त हो सकता है परिवार से इतर जाकर, तो मध्य प्रदेश का निर्णय क्यों नहीं हो सकता, ये सवाल मौजूद खड़ा है। और शायद ये तीनों अरुण यादव, अजय सिंह, जीतू पटवारी उसकी तरफ उम्मीद से देख रहे हों और इसीलिए अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हों। वाह, आपने भी उसके सिरे का एक अलग विश्लेषण निकाल लिया। चलिए मैं चलता हूँ अवनीश जी की तरफ। अवनीश जी, जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया है, कई चीज़ें घटी तो हैं, ये भी सही बात है कि ऑब्जर्वर्स ये भी मानते हैं कि पचौरी जी, अजय सिंह जी, अरुण यादव जी, दिग्विजय सिंह जी अगर दिल्ली में व्यस्त ना हो तो ये सब एक साथ एक हेलीकॉप्टर से या एक विमान से उड़कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सभाओं में एक साथ नज़र आएंगे कमलनाथ जी के साथ, तो एक अलग मैसेज जाएगा। और उसी बीच में जीतू पटवारी जी के बयान की तो बहुत चर्चा रही, लेकिन अरुण यादव जी के बयान की भी चर्चा रही। अजय सिंह जी खामोश हैं, लेकिन उन्होंने भी बीच में जब कहा तो कांग्रेस की उसी क्लासिकल शैली में कहा कि परंपरा तो यही है, अब मैं तो भावी मुख्यमंत्री भी स्वयं को नहीं, क्या मैं कहूँ, क्या मैं तो भावी विधायक कह सकता हूँ। तमाम बातें हैं, किस तरह देखते हैं आप? सर जी देखिए, सबसे पहले इसमें स्थिति को देखें कि सुर्खियां जो आपका विषय बड़ा अच्छा विषय है, और राजनीति में सुर्खियां कैसे बनती हैं कि मान लीजिए कल मोदी जी मध्य प्रदेश की यात्रा करने, मध्य प्रदेश के दौरे पर, तो लिखते हैं, उनका ट्विटर हैंडल से अपडेट होता है, MP इज कॉलिंग, आ रहा हूं कल भोपाल, तो ये सुर्खियां बनाता है। आज जैसे हम जो जिस विषय पर बैठे हैं, कमलनाथ जी भी एक ऐसी शख्सियत के व्यक्ति हैं कि देखिए उन्होंने खंडन किया तो भी सुर्खियां बन गई, कल कहीं कोई बात कही चुनाव लड़ने ना लड़ने की तो भी सुर्खियां बन गई। तो शरद जी ये देखिए, ये मैं कहूँगा ये इस युग की, मैं कहूँगा ये खास बात है, और इसको नकारात्मक दृष्टि से मैं नहीं देख सकता। बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं? मैं तो बिल्कुल, मैं तो इसको पॉजिटिव वे में देखता हूँ कि कमलनाथ जी, मतलब सोचे जो राजनीतिक दल 18 साल से सत्ता से नदारत है, और जो सिर्फ 15 महीने जो मुख्यमंत्री रहा, मतलब, और जहाँ एक वयस्क सरकार जो पूरी तरफ से मेजर हो चुकी है, 18 साल की सरकार हो चुकी है, मुख्यमंत्री 16 साल के हो चुके हैं, मतलब उनकी चर्चा नहीं होती सर। आज की तारीख में हमारे कमलनाथ जी की चर्चा है शरद जी, तो मतलब ये कहता है, ये है लीडर की पोजीशनिंग, इसलिए तो हम कहते हैं कि भावी मुख्यमंत्री। लेकिन हाँ शरद जी, कभी ये बात अवश्यम भावी भी, और सुनिश्चित भी जी, लेकिन ये बात स्पष्ट कर दूं कि कभी ये कमलनाथ जी ने नहीं कहा, उन्होंने भी स्पष्ट किया। देखिए हम जैसे कार्यकर्ता हैं जो कि कमलनाथ जी को स्नेह करते हैं, उनमें उम्मीद देखते हैं कि अगर कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस को स्थापित किया, सरकार लाई, तो हम जैसे कार्यकर्ताओं का राजनीतिक जीवन, राजनीतिक कैरियर आगे शायद अच्छा होगा। क्योंकि शरद जी, मैं जब से कॉलेज से निकला हूं तो मैंने भाजपा की सरकार देखी हुई, जैसे 15 महीने की हरियाली देखी शरद जी, लेकिन वो भी बड़ी जल्दी चली गई किसी कारण से। तो मैं ये मानता हूं कि कमलनाथ जी एक उम्मीद है हम सबके लिए। लेकिन हाँ, अब जो बयानों की बात है, कमलनाथ जी के अलावा जीतू पटवारी जी, अरुण यादव जी और अजय सिंह जी, तो इन्होंने कुछ भी पार्टी लाइन से हटके नहीं कहा। बिल्कुल सही बात है, मतलब इनकी बात का भी हम सम्मान करते हैं। यही कांग्रेस की रीति नीति, कभी हम चेहरा शुरुआत से डिक्लेयर नहीं करते हैं। आप देखेंगे शायद छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, वहां भी आप देखेंगे तो ऐसी स्थिति ना आए, लेकिन बात वही है शरद जी कि ये एक सुर्खियां बनी, यहाँ भी सुर्खियां बनी। तो कहा जा सकता है अवनीश जी कि कमलनाथ जी के अलावा कौन है, बाकी जो पार्टी की रीति नीति है वही तो वैसा ही होगा, लेकिन रहेंगे यही। लेकिन क्या होता है, एक नेग होता है ना शरद जी, शगुन, एक नेग होता है, एक दस्तूर होता है कि
हमारे यहाँ हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो खड़गे साहब हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कार्यालय से सबसे पहले तो ये अच्छा का कमलनाथ जी, सबसे पहले हम चुनाव तो जीतें, सबसे पहले तो हम जो मैजिक फिगर 116 का वो पार करें, 150 160 तक जाएं, इसके बाद ये चर्चा होगी। इसके बाद कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन क्या होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन गृह मंत्री होगा, शरद जी सारी बातें बात की हैं। और मैं तो कहता हूं हमारे किसी भी नेता ने ये सिर्फ मायने निकाले, यह भी सुर्खियां शरद जी, हमारे किसी नेता ने कमलनाथ जी पर निशाना नहीं साधा, उन्होंने सिर्फ पार्टी की रीति, आप ही लोग जनरेट कर रहे हैं सुर्खियां। सर तो यही तो मैंने शुरुआत में कहा, मेरी बात वही तो कि भोपाल इज कॉलिंग, मोदी जी भोपाल आ रहे हैं, यही तो सुर्खियां हैं। और शरद जी आज की तारीख में कमलनाथ इज कॉलिंग, यानी ये मतलब है राजनेता वही है शरद जी, राजनीति वही है कि अगर वो व्यक्ति आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी चर्चा उसके आने के पहले हो जाए। वरिष्ठ साथी वाजपेयी साहब मुझे बहुत अच्छा लगा अवनीश जी ने बहुत सारी बातों को रखा, लेकिन देखिए दर्शकों ने समझ लिया कि अवनीश जी भी मोहर नहीं लगा रहे, उन्होंने भी पार्टी की रीति का सहारा लिया है तो इस पूरे कार्यक्रम में। लेकिन ट्विटर हैंडल क्या कहता है, संभावी अवश्यंभावी। तो जो शरद जी आप कह रहे हो एक छोटी सी सप्लीमेंट्री, मैं देखिए आपकी मर्यादा को खंडित नहीं कर रहा अवनीश जी, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। अवनीश जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा डॉक्टर साहब जैसा आप इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। लेकिन जैसा ट्विटर हैंडल क्लियरली कहता है ना कि 26 को लहराएंगे, 15 को लहराएंगे, अपन तो 3 साल से सब सुन रहे हैं सारी चीजें, और फिर वही होंगे सज्जन वर्मा जी ने कहा। तो ये एक लॉबी ये है गोविंद सिंह जी और सज्जन वर्मा वाली, और एक लॉबी वो है जो पार्टी लाइन की है जिसमें अवनीश जी भी शामिल है, जिन्होंने पूरी व्याख्या करी इसकी कि भाई कैसे होगा मर्यादित तरीके से। अवनीश जी सुनिए सही। और एक अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ सर, पॉलिटिकल है। ग्वालियर में सर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, दिग्विजय सिंह जी व्यवस्था की दृष्टि से वहाँ जाते हैं सर, उस प्लेन की रास्ता देखते रह गए जीतू पटवारी के हम भी चढ़ जाएंगे, अरुण यादव जी के हमको भी शायद ले जाएंगे, अजय सिंह हमको ले जाए, शायद हमको नाथ साहब ले जाएंगे। तो ये लोग सर रास्ता देख रहे हैं, और किस बात की रास्ता देख रहे हैं, ये जो 15 महीने की हरियाली देख ली है, इस हरियाली पर अब किसका कब्जा होगा यदि आती है, क्योंकि अरुण जी की तो फसल लुट गई थी। तो ये बयानात इन्हीं के हैं जो दुविधा पैदा करते हैं। जो मेरे मन में कोई शंका कुशंका वाली जो हितेश जी ने बात, मैं स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश में भावी मुख्यमंत्री के 28 दिसंबर को सबसे पहले पोस्टर लगाने वाला कांग्रेस में कोई व्यक्ति तो अवनीश बुंदेला है। आपके चैनल का बड़ा सहयोग रहा शरद जी कि उन्होंने सबसे पहले इस खबर को मतलब चलाया, और मेरा उसमें छोटी सी मेरी वीडियो भी चला था। तो मतलब मेरे मन में तो कहीं शंका कुशंका नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि ये हम कार्यकर्ताओं का स्नेह है। उन कार्यकर्ताओं में सज्जन सिंह जी आपके मन में नहीं है, दिग्विजय सिंह जी ने नहीं कहा है। कभी सज्जन सिंह जी भी शामिल हो जाते हैं उसमें, कभी तरुण भानोत भी हो जाते हैं, कभी जयवर्धन जी भी शामिल हो जाते हैं, पर अरुण यादव, अजय सिंह और ये लोग नहीं है। ये नाम जो है ये जिस तरह से बात कह रहे हैं सर, इन्होंने भी कहा कमलनाथ जी सम्मान नेता, हमारे अध्यक्ष, थोड़ा रणनीतिक तरीके से कहा, साथ में पार्टी का फोरम भी गिनाया। चलिए जय जी, मुझे ये समझाइए, जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी दावा कर रहे हैं और हम भी वो बात कर रहे हैं कि भावी मुख्यमंत्री, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री, सुनिश्चित है मुख्यमंत्री बनना, और जैसा अवनीश जी ने तो कहा ही कि उन्होंने तो 28 दिसंबर तारीख भी घोषित कर दी है जो पोस्टर लगाया। तो ये सब करने के पीछे कहीं ना कहीं एक रणनीति तो मोटे तौर पर समझ में आती है कि ये सारी चीज़ें कहने का, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि ऐसा कहने का लाभ क्या है। जैसे राहुल गांधी जी की आप याद करें, पीछे चलें तो जब उनकी यात्रा गुजर रही थी मध्य प्रदेश से, और जब दिल्ली पहुंची थी, मुझे जहाँ तक ध्यान है पीसी वहाँ हुई थी, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मैं दावा करता हूँ आपसे, आप मुझसे शर्त लगा लीजिए, अब मैं दावा करता हूँ कि वहाँ पर जो है वो उनकी पार्टी की यानी कांग्रेस की सरकार बनने वाली। तो क्या ये राष्ट्रीय स्तर पर सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा है कि अब हम इस तरह की बात करें, इससे शायद रैंक एंड फाइल में एक पॉजिटिव मैसेज जाए, क्योंकि टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे तक तमाम नेता, कुछ लोगों को छोड़कर जिनका जिक्र बीजेपी भी कर रही है, वो इस तरह की बात निरंतर कर रहे हैं। शरद जी, यदि हम थोड़ा सा कांग्रेस की यदि अपन उस पर जाए तो इसमें कोई बहुमत नहीं कि एक राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर के कांग्रेस में कभी कोई संदेह नहीं रहा, वहां पे गांधी परिवार के प्रति ही पूरी निष्ठा और वो सब रही जी। लेकिन अब प्रदेश स्तर पर आते हैं तो इतने नेता, इतने गुट, और हर कार्यकर्ता किसी अपने गुट से जुटा है और वो अपने नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, और इससे भी इनकार नहीं कि उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं।
कि मुख्यमंत्री बनने की। तो मुझे लगता है कि ये जो गुटबाजी है, और ये कांग्रेस में आज से नहीं हमेशा से रही है, कि जहां पर वो सरकार बनने के प्रयास के पहले सरकार बनेगी, कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन किस गुट से जाएगा, किसका टिकट कहां से मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस गुटबाजी से तो ऊपर आना पड़ेगा। और ये बात भी सही है कि पहली चुनौती तो आप सरकार में आए, उसके बाद आप मुख्यमंत्री की बात करें या कौन मंत्री बनेगा या किसकी बात करें। तो कांग्रेस कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है और यहीं पर आकर के वो मात खाती है। मैं इसके पहले भी कई चुनाव में देखें तो वो इसके पहले भी आप कई चुनाव में आपने भी देखा होगा कि वो चुनाव की रणनीति बनाने से ज्यादा सरकार में कौन मुखिया होगा और किसके पास क्या विभाग होगा, वहां की प्लानिंग पहले हो जाती है। अवनीश जी, एक छोटा आपका उत्तर ज़रूर इस पर चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी ने भी 2018 में भी 200 पार की बात की थी और इस चुनाव में भी एक दो अवसरों पर इस चुनाव के लिए भी 200 पार का नारा हमने सुना। लेकिन बीजेपी संतुलित है, वो अपनी सरकार बनाने की बात बिल्कुल करती है, बढ़ चढ़ कर करती है, लेकिन ये नहीं कहती कि कहीं कांग्रेस खड़ी नहीं होगी। सवाल ही नहीं उठता। 200 पार नहीं तो 3/4 बहुमत, 170 180 तो कहीं गया ही नहीं है, आने वाला है। आप देख लीजिएगा, कोई चुनौती नहीं। आप राहुल गांधी भी कह रहे हैं, आपके कमलनाथ जी के आसपास जो बड़े नेता हैं वो भी कह रहे हैं, कुछ नेता नहीं कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा करके एक बड़ा प्रेशर, एक दबाव लेना, और कई बार ये इसको अगर जनता ने भी इस तरह से देखा कि इतनी बार बार ये बात क्यों हो रही है, तो क्या इस स्ट्रैटेजी को कुछ रिव्यू करने की भी जरूरत महसूस करती है पार्टी? देखें कि लगभग 1.5 महीना होने जा रहा है, भावी मुख्यमंत्री के जो पोस्टर्स लगाए गए थे, आज तक भारतीय जनता पार्टी उस शब्द से बाहर नहीं आ पाई। शरद जी, मतलब आप समझें कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होते हुए इनकी सारे इशू, सारे मुद्दे उनने दबा दिए। मतलब कि उनको एक राजनीतिक मसाला मिल रहा है। लेकिन हम अगर राजनीतिक तौर से देखें तो 1.5 महीने से रोज कमलनाथ जी के ऊपर चर्चा हो रही, भावी मुख्यमंत्री के ऊपर चर्चा हो रही, जबकि चर्चा होना चाहिए थी आपकी सरकार की विफलताओं के ऊपर, कि आपके आज भी आप पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटा पा रहे हैं, आज भी बेरोजगारी के लिए कहीं कोई बात नहीं हो रही, आज भी अच्छी सड़कें, अच्छी बांध के लिए शरद जी कहीं कोई बात नहीं हो रही। मतलब लेकिन फिर भी बात क्या हो रही, भावी मुख्यमंत्री। शरद जी, अगर आप इसको राजनीतिक जो बार बार कहा जाता है चतुरता कह लें या चाणक्य, तो आप ही छेड़ रहे हैं। जैसे वो चाणक्य वाली बात आती कि अमित शाह जी चाणक्य हैं, तो अगर उसकी बात अगर आप देख लें तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी चाणक्य के दाव में फंस चुकी है। 1.5 महीने से निरंतर भावी मुख्यमंत्री की बात, जो उनका जो दंश है, निरंतर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर वाजपेयी सरकार को डंक मार रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा अवनीश जी ने एक पत्ता और खोला। उन्होंने कांग्रेस को ये संदेश दिया है कि ये रोज फिजूल की चर्चा में उलझने की जरूरत नहीं है, हमको राजनीतिक चर्चा करनी चाहिए जिस पर वोटों का डिवीज़न होता है। ये भावी, अवश्यम भावी और इस सब पे नहीं होता है। तो हमको सड़कों की बात करना चाहिए, महंगाई की बात करना चाहिए। बहुत अच्छे से ये समझा रहे हैं कांग्रेस को, हम तो करते हैं कि ये रोज जो ट्वीट कर देते हैं, जो शरद जी दिखा रहे हैं स्क्रीन की, ये बंद करिए। ये अवश्यम भावी, संभावी, ये सब बेकार की चर्चा है। तो मुझे अच्छा लगा, ही इज अ वेरी गुड पॉलिटिकल स्कॉलर। डिबेट जो है, हर मोदी की व्याख्या में कहीं उलझ ना जाएं आप। शरद जी, हर मोदी, घर घर मोदी, सबने सुना है, नमो नमो सबने। हमने कम से भगवान तो नहीं बनाया, हमने तो कहा कि हमारी भावनाएं को भावी मुख्यमंत्री हैं, हमने वो व्यक्त की हैं। उसके ऊपर भाजपा को परेशानी होती तो सर हम क्या करें? हम तो मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं, करते भी हैं, और लेकिन ये बात ही नहीं भावी मुख्यमंत्री पे ले आती है। बहुत अच्छी बात कही आप। भावी मुख्यमंत्री पर लाता कौन है? अवनीश जी भी दुखी है। लिखा रहने दीजिए ये पार्टी के हैंडल चलाने वाले भावी मुख्यमंत्री बार दोहराते हैं। भाई सड़कों पे करिए, बांधों पे करिए। अवनीश जी की बात सुनिए कमलनाथ जी, 7,000 FIR हैं, सड़कों पे बात करिए, बांधों पे करिए। चलिए ये संदेश है, और नागड़ा जी भी सहमत हैं इस बात से। नागड़ा जी, ये डिवीजन मत करिए, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका, स्ट्रैटेजी कहीं बूमरैंग तो नहीं करेगी या ठीक दिशा में जाएगी, जा सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि अवनीश जी ने जो बात बोली है, ये बात सही है कि कांग्रेस को प्रोजेक्शन इस समय, देखिए इस मामले में कांग्रेस को राहुल जी से ही सीखना चाहिए। उन्होंने पूरी भारत जोड़ो यात्रा में विषय से कभी भटकने नहीं दिया। यदि कोई दूसरे विषय आए भी तो उन्होंने बहुत क्लियर कह दिया कि हमारा एजेंडा ये है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा संतुलन कांग्रेस के नेताओं को भी रखना पड़ेगा और उनका फोकस बहुत स्पष्ट रखना पड़ेगा कि चुनाव जीतना पहली प्राथमिकता है और सरकार में कौन बनेगा ये उसके बाद की बात।
ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि दावे खूब होते हैं राजनीति में, बढ़ चढ़कर होते हैं, होने ही चाहिए। अपने अपने नेता के पक्ष में अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता दावा नहीं करेंगे तो कैसी रणनीति। लेकिन आपका मुख्य मुद्दा जो है उससे आपको डेविएट नहीं होना है। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब आए या 2003 में जब बीजेपी ने शानदार शुरुआत की मध्य प्रदेश में वापसी करके, तो उनका फोकस बहुत साफ था कि हमें सड़क, बिजली, पानी की बात करनी है। या 2014 में केंद्र के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आपने कथित भ्रष्टाचार, यूपीए 1 में तो नहीं, यूपीए 2 में जो मुद्दे थे, कॉमनवेल्थ की बात कर लीजिए, 2G 3G की बात कर लीजिए, तो उन्होंने फोकस्ड होकर वो बात की और युवाओं की आकांक्षाओं की बात की। तो मुद्दा जो लोगों के मन को छुए, एक मुद्दा आप वो लेकर चलिए और ताकतवर नेता उसके साथ चले, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक विन विन सिचुएशन की तरफ ले जाता है। और जिस भी पार्टी के पास ये फार्मूला होता है वो चुनावी पथ पर विजय पथ की तरह आगे बढ़ती है और विजयी भी होती है। तो देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में कौन इस फार्मूले को बहुत अच्छे से साध पाती है। और शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, शुक्रिया अवनीश बुंदेला जी, और शुक्रिया जय नागला साहब। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, आ रहे हैं नड्डा। नमस्कार।